आयुषी जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। यस सर। अपना रोल नंबर बताएं। सर 112559। एक बार फिर रिपीट करें। 112559। 251159। यस सर, सॉरी, 251159। ये आयुषी जी, आप सागर की रहने वाली हैं? यस सर। ओके। तो सागर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए कुछ। यस सर। सर, अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो सागर को उदयन शाह नामक गौंड शासक ने सन 1660 में बसाया था। और उसके बाद उसने 1735 में ये गोविंद राव पंत ने इसको संभाला, जो कि थे गोविंद राव पंत। सर सॉरी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सर, चलिए, इसको 1660 में गौंड। आप तो यस सर। सागर जिले के जो प्रमुख वो है आपके वाटरफॉल, उनके बारे में बता दीजिए। इस ऐसे सागर में एक राहतगढ़ जलप्रपात है जो बीना नदी पे बनता है, और एक है राजघाट के पास जो जलप्रपात है वो राजघाट जलप्रपात बनता है, जो बेवस नदी पर बनता है। और सागर में कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं? सर, सागर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है। और सर, यही है पुलिस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और फॉरेंसिक साइंस का भी कुछ है क्या वहाँ पर? ये सर फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी है और डीएनए लेबोरेटरी है। आपने विजिट किया है कभी वहाँ पर? नो सर। उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नो सर। क्योंकि नो आपका सर, जो आई भी डोंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, यस सर। तो आपका क्या काम रहता है इसमें, लेबोरेटरी असिस्टेंट में? सर, मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हूँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सर मोस्टली हम लोग पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और इंडस्ट्रीज में जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में। और कुछ हम लोग को सीपीसीबी द्वारा प्रोग्राम्स हैं, जैसे एनडब्ल्यूएमपी, नेशनल वाटर क्वालिटी प्रोजेक्ट, और नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। उसके तहत कुछ हम लोग के स्टेशन तय हैं, उसमें ही हम लोग सर पॉल्यूशन चेक करते हैं, या फिर कहीं से हम लोग को कुछ कंप्लेन आती है तो उसमें चेक करते हैं पॉल्यूशन का लेवल। तो वाटर पॉल्यूशन के मेन क्या कारण है? सर, वाटर पॉल्यूशन में सर कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे वाटर पॉल्यूशन एक तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी हो सकता है। तो जैसे एक्सीडेंटल तो होता है कि अगर जब कोई शिप जा रहा है ऑयल लेके और ऑयल स्पिल हो गया तो पूरा वाटर पॉल्यूटेड हो गया। और अगर हम ह्यूमन बाय ह्यूमन कहें तो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो सीधा वाटर में जा रहा है, वहाँ के जो एफ्लुएंट्स हैं वो वाटर रिसोर्सेज में जा रहे हैं। और भी जो केमिकल्स हैं वो वाटर रिसोर्सेज में जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हम जो कुछ कचरा होता है वो हम अपने वाटर रिसोर्सेज में फेंकते हैं, और साथ ही ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूशन हो सकता है। जो हो सकता है हम जो लैंडफिल्स में कचरा डालते हैं वो लीच कर जाता है ग्राउंड वाटर में, तो उससे ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है। ये एसिड रेन क्या होती है? सर, एसिड ट्रेन जब बहुत एसिड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन होती है सर, और जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, जो पॉल्यूटेंट होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो व्हीकल्स से निकलती है, इंडस्ट्रीज से भी निकलती है, बर्निंग कोल से निकलती है। जब वो रेन के साथ मिक्स होकर बरसती है तो उसको हम एसिड ट्रेन बोलते हैं। ओके। आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? सर, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ कि एक फर्स्ट फर्स्ट ये है कि मैं वहां डायरेक्ट यूथ से कनेक्ट कर पाऊंगी, जो हमारे देश के यूथ हैं, और मैं उनमें कुछ अपना ज्ञान साझा करके उनके साथ मैं उनमें सकारात्मक बदलाव ला सकती हूँ। साथ ही सर, ये मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और ये पद ना मुझे एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी देता है, और मैं इधर अपना अनुसंधान कार्य भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। अच्छा, अभी वर्तमान में जो आपका कार्य है, उस कार्य का आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद किस तरह से सदुपयोग करेंगी? सॉरी सर। अभी प्रेजेंट में जो आप काम कर रही हैं ना, यानी कि यस आपका सर। लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो इस वर्क का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद किस तरह से यूज करेंगे? सर, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कार्य सीखे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, और प्लस यहाँ पे मुझे लेबोरेटरी का भी एक्सपीरियंस मिला, जो मैं फिजिक्स के डिपार्टमेंट में अगर जाऊंगी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो वहां पे मैं यूज कर सकती हूँ। ओके। ये आपका कॉस लॉ जो है, वो क्या है? सर, गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो जो गॉस लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसी एक क्लोज सरफेस से निकल रही हैं,
वो इक्वल होती है 1/ε0 ऑफ द टोटल चार्ज जो इंक्लूड जो सरफेस में उसके 1/ε0 टाइम्स होती है। और ε0 वेयर परमिएबिलिटी होती है ऑफ द वैक्यूम। अच्छा, इसका आपका जो विद्युत क्षेत्र को मापने में किस तरह से इसका यूज होता है? सर इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कहीं पे नापनी है तो गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाप सकते हैं कि हम एक चार्ज के अराउंड एक गॉस सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, फिर जो उस गॉस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उससे हम उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाप सकते हैं। ओके। ये लाप्लास इक्वेशन क्या है? सर लाप्लास इक्वेशन, सॉरी सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ अभी। कोई बात नहीं। पॉइसन इक्वेशन? सर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डिराइव होती है। डाइवर्जेंस ऑफ, सर ये गॉस लॉ से ही बनती है, एक्चुअली गॉस लॉ से ही बनती है। डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बायो सवार्ट लॉ क्या है? सर बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। और बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो करंट है, कोई एक वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर, उसमें करंट बह रहा है तो जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो लेंथ उस वायर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड जहां हम फाइंड कर रहे हैं और वायर की, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ओके। ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या है? सॉरी सर। चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। आयुषी, आपका नाम यस मैम। आयुषी, इसका क्या मतलब है? मैम आयुषी, आयुषी मीन्स लॉन्ग लिव्ड, जिसकी दीर्घ आयु हो। अच्छा, आपने एक डिपार्टमेंट सुना होगा, आयुष डिपार्टमेंट। आयुष, AYUSH। यस मैम, आयुष मंत्रालय, यस मैम। है तो इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। सॉरी मैम। अच्छा चलिए, आपके सब्जेक्ट पे चलते हैं। आयुषी, वेव पार्टिकल जो है ड्यूअलिटी, ये क्या है? मैम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ये बताती है कि जो लाइट है, लाइट सिर्फ वेव्स के फॉर्म में नहीं होती है, एक्चुअली लाइट पार्टिकल के भी फॉर्म में होती है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है कि लाइट वेव्स के फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ये किसने बताया था बेसिकली इसका ड्यूअल नेचर? मैम डी ब्रॉगली ने जब बताया था, डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उसके बाद ही ड्यू नेचर ऑफ लाइट है। श्योर है आप? मैम आई एम नॉट श्योर कंप्लीटली। नेक्स्ट वन इज, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट। मैम वेव फ्रंट, जो मैम वेव फ्रंट, मैम एक अच्छा आंसर नहीं सोच पा रही हूँ, सॉरी मैम, इसके लिए मुझे पता है लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। की बात नहीं। हाइजेंस प्रिंसिपल रिलेटेड टू वेव फ्रंट है कोई? हाइजेंस प्रिंसिपल कुछ याद आ रहा है? जस्ट मैम, मैम याद आ रहा है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कॉर्पस प्योर थ्योरी ऑफ न्यूटन। अच्छा, टाइप ऑफ डायोड बता दीजिए, कितने प्रकार के डायोड जो आप याद कर पा रही हैं? डायोड पीएन जंक्शन डायोड होता है। सेमीकंडक्टर डायोड, मैम इतनी याद कर पा रही हूँ। अच्छा, आप जो है अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं आप, मोबाइल फोन, यस मैम। तो उसका जो चार्जर होता है उसमें कौन सा डायोड यूज होता है? सॉरी मैम। जब आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसकी स्क्रीन रहती है, स्क्रीन किस टाइप की स्क्रीन है आपकी? LED, एमोलॉइड, LCD? मैम एमोलाइड, एलईडी। LED। अच्छा, एमोलॉइड क्या होता है? एमोलॉइड डिस्प्ले हम बहुत पढ़ते हैं ना स्पेसिफिकेशन मोबाइल खरीदते समय, व्हाट इज इट? यस मैम। फिजिक्स। तो LED भी एक डायोड है, LED भी डायोड है। यस मैम, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसका क्या फंक्शन क्या रहता है, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है? मैम इसमें हम जो है लाइट, फोटो फोटो एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। लाइट, एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जेनर डायोड क्या होता है?
मैम जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं हम, इसमें हम वोल्टेज रेगुलेट करते हैं इसकी हेल्प से। तो ये कहाँ यूज किया जाना चाहिए, किन किन अप्लायंसेस में जेनर डायोड यूज होता है और क्यों होता है? मैम जहाँ जहाँ हमें वोल्टेज रेगुलेट करना होता है वहां पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेबलाइजर यूज करते हैं हम फ्रिज वगैरह में, अगर जैसे लाइट जाती है और जैसे ही लाइट आती है तो एकदम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ना हो जाए, इसीलिए हम वहाँ यूज करते हैं स्टेबलाइजर का, उसमें जेनर डायोड यूज होता है। तो मोबाइल फोन के चार्जर्स में यूज नहीं कर सकते जेनर डायोड का? यस मैम। राइट। ओके, शॉर्टकी डायोड क्या होता है? शॉर्टकी या स्कॉटकी डायोड भी कई बार बोल देते हैं इसको। सॉरी मैम। तो कोई बात नहीं। अच्छा, सोलर पैनल्स आजकल बहुत चर्चा में है, तो सोलर पैनल में भी एक डायोड यूज किया जाता है, वो कौन सा किया जाता है? मैम सोलर पैनल, मैम पीएन जंक्शन डायोड। आर यू श्योर या फिर ऐसे ही आप बता रहे हैं? मैम गैस बर। कोई बात नहीं। अच्छा, सोलर पैनल जो है, बेसिकली जो पैनल है वो किस फिनोमिना पे वर्क करते हैं? जो प्लेट मैम ये भी रहती है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर प्लेट जो रहती है वो किस चीज की बनी रहती है? मैम ये भी डायोड की ही बनी रहती है मैम, इसमें भी पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं। जो सोलर एनर्जी के जो फोटॉन्स आते हैं वो ये एनर्जी, सोलर एनर्जी फोटॉन से एक्साइट करते हैं एनर्जी को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक, मैम ये आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम कोई लाइट या फोटोन को किसी मेटल पे जैसे ही इंसिडेंट कराते हैं तो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस से बाहर निकल आते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अच्छा आयुषी, पोलराइज्ड लाइट है ना, पोलराइज्ड लाइट आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यस मैम। पोलराइज्ड लाइट जो है नॉर्मल लाइट से कैसे डिफरेंट है? इसके मैम जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं पोलराइज लाइट के, वो अलाइन होते हैं। मैम वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन बता दीजिए। मैम अनपोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलेप्टिकली पोलराइज्ड। सर्कुलरली, स्फेरिकली? नो स्फेरिकल। मैम सर्कुलरली और इलेप्टिकली, और प्लेन पोलराइज होती है, अनपोलराइज होती है। अच्छा, आपने जंक्शंस पढ़े होंगे, तो जंक्शन में एक डिप्लीशन लेयर रहती है। यस मैम। डिप्लीशन लेयर का क्या रोल है? मैम डिप्लीशन लेयर जब बनती है, जब वहां पे आयंस इकट्ठे हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन, एक पीएन जंक्शन डायोड है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड है पॉजिटिव होल्स हैं, एन साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब उनके इमोबाइल आयंस में जो इकट्ठे होते जाते हैं उनके जंक्शन पे, तो वहां पे एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, जो उन आयंस को, जो पॉजिटिव होल्स हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक दूसरे की तरफ जाने नहीं देता, वो एक बैरियर का काम करता है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आपकी हॉबी जो है कुकिंग भी है, तो आप जो है किचन में फिजिक्स को कैसे देखती हैं? मैम किचन में तो फिजिक्स मैम हर तरफ ही है, कोई भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट, वहां सब जगह फिजिक्स ही यूज हो रही है। जैसे माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में और भी जो भी बहुत से इक्विपमेंट्स है जो यूज कर रहे हैं वहां पे फिजिक्स यूज हो रही है। हाँ, तो मुझे भी बताइए यूज हो रही है, बट कैसे यूज करें, कुछ एग्जांपल्स में बताइए ना, तो हमें भी समझ में आया आपने कहाँ कहाँ फिजिक्स और कैसे देखा। यस मैम, जैसे कि अगर हम पानी उबाल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स यूज हो रही है, वहां पे कन्वेक्शन हो रहा है। अगर हम ऐसे ही कोई और, जैसे कि हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, अगर उसमें बाय एटम फ्लो हो रही है तो फिर उसमें कंडक्शन हो रहा है। और और उस पे स्पेसिफिक हीट का यूज हो रहा है, अगर गैस पे रख रहे हैं कोई भी हम बर्तन तो उसमें जो स्पेसिफिक हीट यूज हो रही है। अच्छा, अ, ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर बेसिकली अगर हम देखें कि थर्मोडायनेमिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स के लॉ आप किचन या कुकिंग के समय कैसे देखते हैं? रिलेटेड है क्या कोई? जैसे थर्मोडायनामिक्स की तो है, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी। जो फ्लूइड थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिक्स, डायनेमिक्स बता दीजिए। थर्मोडायनामिक्स पे तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ही था कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हो रहा है वहां पे। और टेम्परेचर, जैसे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो टेम्परेचर के बारे में ही बताता है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर भी देख रहे होते हैं। और जो क्लासियस क्लेपेरॉन लेटेंट हीट ऑफ इक्वेशन है वो बता रही होती है, प्रेशर के बारे में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बता रही होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बता रही होती है। ये सब जगह यूज होता है। ओके, ऑलराइट आयुषी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर पूछेंगे। जो मैम, आयुष जी ये बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अराउंड, वो ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनके में ऑर्बिटल मोशन आ जाता है, और जो जिस कारण उनमें एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। और जो ऑर्बिट्स के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आता है इलेक्ट्रॉन्स में, उनको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है।
एनसीडीआरसी क्या है? सॉरी सर। एनसीडीआरसी क्या है? सॉरी सर। अच्छा, जो हमारा जो कर कटौती के बाद जो है भारत का राजकोषीय घाटा, घाटे का क्या अनुमान है, कितना परसेंट अनुमानित किया गया है? सॉरी सर। अच्छा, नारी अदालत के बारे में सुना है आपने? नारी अदालत। जी। नो सर। अच्छा, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बता सकते हैं? नो सर। अच्छा, ऑपरेशन अभ्यास ये क्या है? सॉरी सर। अच्छा, करंट से मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि भाई मिस यूनिवर्स 2025, सॉरी नॉट मिस वर्ल्ड 2025 कौन है? सॉरी सर। मेरा आपसे लास्ट प्रश्न ये है, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? सर प्लैंक्स। प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जी। सर सर प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में सर प्लैंक ने कंसीडर किया था जो एनर्जी है, एक्चुअली वो लाइट है जो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, जो वेव पैकेट के फॉर्म में होती है। उसमें वेव पैकेट्स मतलब छोटे छोटे वेव्स के जो पैकेट होते हैं उसकी फॉर्म में आती है, और उसकी एनर्जी है एच न्यू के बराबर होती है। मतलब उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो फोटोन से वो एमिट हो रहे हैं जो किसी भी बॉडी से, वो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसमें एक सो वो होती है इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, अगला प्रश्न सर करेंगे आपसे। आयुषी जी, यस सर। ऑटोनॉमस कॉलेज क्या रहते थे? सर ऑटोनोमस कॉलेज स्वशासी मतलब जिसका अपना शासन है, जो कुछ डिसाइड कर सकता है कि उसको कब एग्जाम्स लेने हैं, और और भी जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो खुद कर सकता है, वो रिजल्ट भी खुद अपना डिक्लेयर कर सकता है, वो कहलाते हैं ऑटोनोमस स्वशासी। और भी कुछ रहता है? सर और आइडिया। आपकी हॉबी है खाना बनाना और गाना सुनना। यस सर। तो फूड प्रिजर्वेशन में किस मेथड का यूज किया जाता है? सॉरी सर। फूड प्रिजर्वेशन में किस मेथड का यूज किया जाता है? सर फूड प्रेजर्वेशन में, फूड जी। प्रेजर्वेशन में सर हम कुछ एसिड्स भी यूज करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड डाल देते हैं तो फूड ज्यादा समय तक चलता है, या फिर हम जैसे अचार वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें नमक डाल के रखते हैं, ज्यादा तेल डाल के रखते हैं तो वो खराब नहीं होता है ज्यादा टाइम तक। फूड का हमारे शरीर में केमिकल क्या इम्पेक्ट पड़ता है? सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट करिए। फूड का हमारे शरीर में केमिकल इम्पेक्ट क्या पड़ता है? सॉरी सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपके सेकंड हॉबी है गाना सुनना। यस सर। गाना सुनना हमारे माइंड में, माइंड के किस भाग को इम्पेक्ट करता है? सर सर गाने सुनने से सर जो हमारे अंदर एक तो ऐसे रिलीज होता है, डोपामाइन ऐसे रिलीज होता है जिससे हम एक्साइटेड होते हैं, जो हमें थोड़ा सुकून देता है, जो शांति देता है, वो हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन। मैंने भाग का पूछा था, पार्ट का पूछा था, किस पार्ट में इम्पेक्ट होता है? सॉरी सर उसका ही। आप अभी जॉब जो ऐसे कर रही हैं, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? सर इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। आपने डेब में मेंशन किया है, मुझे अपने ज्ञान को साझा करने और समाज में योगदान देने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यस सर। तो आप पहले से जॉब में हो, तो इस कार्य को आपको बिना असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए किया जा सकता है ये तो। यस सर, लेकिन सर यहाँ पे मैं अपना ज्ञान ज्यादा साझा कर पाऊंगी, यंग जनरेशन से जुड़ पाऊंगी, और साथ ही साथ मैं अनुसंधान भी कर पाऊंगी सर यहाँ पर। आप एनजीओ के माध्यम से ज्यादा लोगों से जुड़ सकती हो। यस सर। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपके पास इनकम का सर लेकिन इधर, आपके पास इनकम का पहले से सोर्स है, तो एक यस सर। साइड में आप ये कर सकती हो ना।
यस सर। सर लेकिन सर मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है, और ये मुझे एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगा सर ये पद। उसमें आप पढ़ा सकती हो ना एनजीओ में, तो उसमें भी एजुकेशन। यस सर। वैसा क्यों नहीं किया आपने? सर ये पोस्ट मुझे एक सिक्योरिटी भी देती है साथ ही साथ। तो सिक्योरिटी तो आपको इसमें भी है, आप आपके पास पहले से जॉब है। यस सर। चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सर कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनका हम टेम्परेचर कम करते हैं, तो जब एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो पहुंच जाती है। ऐसे कंडक्टर्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इसमें टाइप वन टाइप टू कंडक्टर रहते हैं। यस सर। क्या होते हैं दोनों? सर टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन सुपर कंडक्टर सर मीजनर इफेक्ट को फॉलो करता है। टाइप वन मीजनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है। टाइप टू स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। टाइप वन को हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, टाइप टू को हम हार्ड सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। और सर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है टाइप वन में वो स्लोली स्लोली कम होती है, जबकि जो टाइप वन में डायरेक्टली कम हो जाती है। एक एक मतलब क्या क्या डायरेक्टली रैपिडली रैपिडली डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम टाइप टू में करें तो स्लोली डिक्रीज होती है। इसमें एक मिक्सिंग स्टेट भी आती है कि जब वो मिक्स मतलब सुपर कंडक्टर टाइप वन और टाइप टू के बीच में रह जाता है। जैसे आपने पहले बताया था कि पढ़ाना और पढ़ना बहुत मतलब पसंद है ज़्यादा, तो केले हैमिल्टन थ्योरम को आप समझाइए सिंपल वे में। सर कैले हैमिल्टन थ्योरम मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज होती है मैट्रिक्स में, और इसमें सर इसका ये स्टेटमेंट है कि जो इसकी इक्वेशन होगी जो मैट्रिक्स की वो सेटिस्फाई करेगी। सर एक्चुअली मैंने अभी पढ़ी नहीं है ये। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऐसे जी, यस सर। कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा, लेकिन अभी फिजिक्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बहुत से। जी जी, बिल्कुल आपने सही समझ लिया कि आपको थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बेसिक के जो फंडामेंटल्स है ना, उनको और पढ़ने की यस जरूरत सर। है ना। और आपका वैसे देखा जाए तो पर्सनैलिटी वाइज आपका बॉडी पोस्चर सही था, गैस भी ठीक है आपका, लेकिन आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। कभी कभार आप ऊपर देखने लगते हैं, है ना, कुछ सोचना होता है तो ऊपर आप देखते हैं, है ना। यस सर। और वॉइस आपकी क्लियर है, आंसर भी लॉजिकल रहते हैं, बट कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है ना। यस सर। तो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, और नॉलेज और बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी है अभी आपको, ठीक है। चलो, यस सर। बताइए। आयुषी, जैसा सर ने कहा, यस, वैसे पर्सनालिटी वाइज सही है कुछ चीजें, बट मैं कुछ बताना चाहूंगी। आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा था हाँ, टू एंड हेड फ्रो, करना यू आर है। लाइक हैड, आपका नेक मूवमेंट भी था हाँ, कंटिन्यूअस, एंड आपका बॉडी मूवमेंट भी था। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। यस। बोलते समय अपन जो है हिले ना, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज, कभी यस कभी मैम। सर ने कहा अपन सोचते समय ऊपर देख रहे होते हैं, आई कांटेक्ट, वैसे ज्यादातर तो ठीक है, बट कई बार इसको भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, है ना, जो जहां तक यस आप मैम। कर सकते हैं उसको उसको कीजिए, ठीक है। यह सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है आपको, बट आई थिंक आपने चीजें रिवाइज नहीं की हैं, तो वो पूरा अच्छे से नहीं बता पा रहे, है ना, सिंपल यस कॉन्सेप्ट। मैम कंप्लीट रिवाइज। हाँ, तो एक बार जो है ना, फिजिक्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, जहां तक आप पढ़ सकते हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा डीप में मत जाइए, बट यस, जो बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स है उनको कोशिश कीजिए। कुकिंग यस में आपका जो है हॉबी है, आपने बताया चीजों को, यस ठीक था, बट थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव कर लीजिए कि कुकिंग और फिजिक्स दोनों चीजें लिंक करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड गाना, यस आपका मैम। जो है हॉबी गाना सुनना भी है, तो गाना सुनने में फिजिक्स नोट्स वगैरह है ना, साउंड, वो जो है यस मैम। टॉपिक उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। तो ये सारी यस कुछ मैम। चीजें हैं वो आपको, वही थोड़ा सा लगा मुझे आपका, वैसा कुछ ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा सा एनर्जी भी थोड़ा लो लगा, जब आप सॉरी सॉरी सर ने कंटिन्यू सॉरी बोला आपने, उसके बाद आपका वॉइस एकदम लो हो गया, है ना। तो उसको कोशिश कीजिए, अगर यस सॉरी भी बोल रहे हैं तो एनर्जी लेवल को बनाए रखें, आप सॉरी फील करें, बट यस इतना भी मत चले जाएं कि बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाले आपका। तो वो पार्ट मुझे लगा थोड़ा यस सा आपको वर्क करने की जरूरत है। सॉरी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, सॉरी बोलिए, बट उसके बाद बिल्कुल नेगेटिव में मत जाइए, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी बनाए यस मैम। रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट आयुषी। थैंक यू मैम। हाँ मैम, थोड़ा सा आप इस पे अपना करंट जीके वगैरह पे थोड़ा सा वर्क करिए।
आपके अराउंड जैसे यस मैम। न्यूज़पेपर रीडिंग है और बाकी मैगजीन्स वगैरह है, आपके जो करंट आप जब जा रहे हैं उससे पहले के जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे जो ये मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे वो रिसेंट हैपनिंग्स पे क्वेश्चंस थे। तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, बाकी बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बाकी ओवरऑल इट्स यस गुड। थैंक यू सर। आयुषी जी, आपका रिटर्न में कितना स्कोर हो रहा है? सर आई थिंक फिजिक्स के सर क्वेश्चन 150 में से 98 99 सही है। 150 में कितना? 98। 98, ओके। और ओवरऑल कितना हो रहा है? ओवरऑल सर अगर मैं बात करूं तो पूरे 200 क्वेश्चंस में से 135 लगभग। 135। यस सर। ठीक है, स्कोर आपका अच्छा है। और बस ये है कि इंटरव्यू में जितना और अच्छा कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इंटरव्यू में ही ज्यादा फ्लेक्चुएट हो रहा है मार्क्स, है ना। लोगों को 9 नंबर भी मिल रहे हैं और 95 भी मिल रहे हैं। यस सर। तो आप कितना अपना चाहते हैं कि कितना मेरा स्कोर हो रहा है अभी? आपको सर सेल्फ अभी एनालिसिस है? अभी मैं सर अगर असेस करूं अपने आप को तो मेरा आई थिंक 50, क्योंकि सर अभी सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा सा कम है, करंट अफेयर्स भी अभी मुझे नहीं पता है। अच्छा, मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं आप? सर अगर मैं कोशिश करूं तो फिर 75 तक तो कर ही सकती हूँ। बिल्कुल सही, आपने अपना सेल्फ जो असेसमेंट किया है बिल्कुल सही किया है। आज की पोजीशन में लगभग 50 के अराउंड आपका है, लेकिन ये कि आप 80 तक भी पहुंच सकते हैं, आपके अंदर काफी पोटेंशियल है। आपका पर्सनालिटी वाइज सारी चीजें बढ़िया है, बस ये कि थोड़ा सब्जेक्ट पर वर्क कर लीजिएगा, है ना, और जो बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं उनको भी थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। यस सर। ओके। सर मुझे एक डाउट था कि सर मैं सब्जेक्ट की सभी ब्रांचेस के बारे में पढ़ के जाऊंगी कुछ स्पेसिफिक? नहीं नहीं, पूरा सारा। आपकी जो 10 यूनिट है जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर बना के दिए ना, यस एक सर। बार आपने देखे होंगे। यस सर, सर 6 यूनिट्स के हैं। जी, तो वो सारे आप इनके सारे चैप्टर्स देख लीजिए, स्पेशलाइजेशन है ना। स्पेशलाइजेशन। हाँ, स्पेशलाइजेशन आप बता सकते हैं किसी एक में जो भी आपका, बट आपको जो सुपरफिशियल सारी चीजें अंदर है। ठीक है। सॉरी। आप यानी कि किसी भी एक आपका टॉपिक में स्पेशलाइजेशन हो सकता है, तो वो आप उनको यस बता सर। सकते हैं यदि पूछते हैं आपसे, तो अदरवाइज यानी कि सारे टॉपिक्स का सुपरफिशियल तो आपको यानी कि कम से कम देख लेना चाहिए, है ना। यस सर। यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट आयुषी जी। यस सर। सर मैं तेज तो नहीं बोल रही थी, मेरी बोलने की स्पीड फास्ट तो नहीं थी? नहीं, ठीक है, ठीक है।